हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। तो मैंने अपने चैनल पे स्पेशली फॉर बीबीए स्टूडेंट और बीकॉम स्टूडेंट के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है जो कि है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, अदर सब्जेक्ट की भी प्लेलिस्ट है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की भी प्लेलिस्ट है। तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूनिट 9 तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसमें मैंने आपको पूरा बेसिक से बताया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है। ठीक है, आपकी मार्केट कितनी तरह की होती है, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो आज हम लोग यूनिट 10 पढ़ने वाले हैं जो कि है आपका कॉस्ट एनालिसिस। ठीक है, तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो या फिर कॉमर्स के किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक लेके जाती हूँ। ठीक है, मतलब आपका कोई भी टॉपिक हो कॉमर्स से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इस चैनल पे उस टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है कॉस्ट एनालिसिस, तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉस्ट के बारे में, कॉस्ट क्या होती है, इन सारी चीजों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो सभी को पता है कि कॉस्ट का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं उन मॉनेटरी वैल्यूज की, मतलब मनी के टर्म्स में जो हम सेक्रीफाइस करते हैं किसी गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम इकोनॉमिक्स में कहें तो इकोनॉमिक्स में कॉस्ट किसे कहा जाता है, तो कॉस्ट इज द मॉनेटरी वैल्यू। तो ये एक मॉनेटरी वैल्यू होती है जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं किसी गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करने में, वही क्या कहलाती है, कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस मेड बाय प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है वो जो एक्सपेंसेस कर रहा है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ले रहा है अपनी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो सब आपकी किस में आ जाएंगी, कॉस्ट में आ जाएंगी। ठीक है, सच एज वेजेस फॉर लेबर, आप वेजेस जो दे रहे हैं लेबर को, ठीक है, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, आप लैंड का रेंट दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा मनी कॉस्ट। तो इसके नाम से ही क्लियर है कि मनी में जो हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं वही हमारी क्या कहलाएगी, मनी कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है, तो बेसिकली इट रिफर्स टू मॉनेटरी एक्सपेंडिचर। ठीक है, मतलब मनी एक्सपेंसेस दैट द फर्म हैज टू मेक इन परचेजिंग और हायरिंग द फैक्टर सर्विसेज। तो फैक्टर सर्विसेज परचेज करने के लिए या हायर करने के लिए जो हम मनी के टर्म्स में एक्सपेंसेस कर रहे हैं वही कहीं ना कहीं मनी कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, सच एज वेजेस, हम वेजेस दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, रिपेयरिंग का खर्चा दे रहे हैं, हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो ये सब आपकी मनी कॉस्ट हो जाती है। लेकिन अगर हम मॉडर्न इकोनॉमिस्ट की बात करें तो उन्होंने कहा है कि मनी कॉन्सेप्ट जो है एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक वाइड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मनी कॉस्ट का। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग जो मनी है उसको मनी कॉस्ट को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मनी कॉस्ट को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक होती है आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दूसरी होती है आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट और तीसरी होती है आपकी नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट तो इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, तो इसके नाम से अगर हम इसका मतलब समझने की कोशिश करें तो ये कहीं ना कहीं वो एक्चुअल कॉस्ट है जो हम मनी के टर्म्स में खर्च कर रहे हैं, जैसे कि रेंट दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, यूटिलिटीज के लिए दे रहे हैं, सप्लाई करने के लिए दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आ जाती है। ठीक है, तो ये एक्चुअल कॉस्ट होती है बिजनेस की। ठीक है, जिससे बिजनेस हमारा चल रहा है, तो इट इज एक्चुअली बियर्स बाय प्रोड्यूसर। तो कहीं ना कहीं एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन बियर करता है, तो ये प्रोड्यूसर बियर करता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो रॉ मटेरियल हो गया, लेबर को मजदूरी देना हो गया, सैलरी देना हो गया मैनेजर को, इंश्योरेंस एक्सपेंस देना हो गया, ये सारी चीजें आपके एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आ जाती हैं। ठीक है, और अकाउंटेंट जो है वो रिकॉर्ड रखता है बकायदे एक्सप्लिसिट कॉस्ट का। ठीक है, चलिए आप समझते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट जस्ट लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है यूजिंग अ रिसोर्स दैट अ बिजनेस ऑलरेडी ओन्स। तो ऐसी रिसोर्सेज जो बिजनेस के पास ऑलरेडी है, ऑलरेडी बिजनेस उसको ओन करता है, उसको यूज करना ही क्या कहलाता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाता है। तो हम कहीं से किराए पे नहीं ले रहे हैं, कहीं से खरीद नहीं रहे हैं, लेकिन ये हमारे बिजनेस में ऑलरेडी है ये रिसोर्स, तो हम इसका यूज कर रहे हैं, तो वही क्या कहलाती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, तो बेसिकली ये नॉन मॉनेटरी होती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो मॉनेटरी होती है, मनी के टर्म्स में हम जो खर्चे कर रहे हैं वो कहलाती है, लेकिन जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है ये नॉन मॉनेटरी होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसको क्वांटिफाई करना, मतलब क्वांटिटीज में बताना या मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि ये नॉन मॉनेटरी है। ठीक है, तो बट दे कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ता है हमारी डिसीजन मेकिंग पे या फिर फ्यूचर प्लानिंग में। ठीक है,
तो बिजनेस में इसका इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन इसको हम क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉन मॉनेटरी होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स ऑल दोस्त कॉस्ट, तो ये सारी कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व होती हैं जो कि प्रोड्यूसर जिसके लिए कोई आउटसाइडर को पेमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इससे अर्न करना चाहता है अपनी ओन रिसोर्सेस को या सर्विसेज को। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम प्रोड्यूसर हैं। ठीक है, तो हमें कहीं से बाहर से कोई सामान नहीं खरीदना पड़ रहा है अपनी गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए। जो चीजें हमारे पास अवेलेबल है हमारे ही बिजनेस में, वो सब क्या कहलाएंगी, इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाएंगी। ठीक है, लेकिन जो चीजें हम बाहर से खरीद के लाएंगे या जो चीजें हम किराए पे लेंगे उसके लिए हमें रेंट देना पड़ेगा, या लेबर बुलाएंगे उसके लिए हमें उसको वेजेस या मजदूरी देनी पड़ेगी, तो वो कहीं ना कहीं एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आ जाती है। ठीक है, क्योंकि उसकी मनी वैल्यू है और इम्प्लिसिट कॉस्ट मनी के टर्म्स में नहीं होती। ठीक है, चलिए तो आई होप आपको दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम समझते हैं नॉर्मल प्रॉफिट होता है क्या होता है। ठीक है, तो इट इज द मिनिमम प्रॉफिट विच अ प्रोड्यूसर मस्ट गेट इन ऑर्डर टू कंटिन्यू हिम इन अंडरटेकिंग सच प्रोडक्शन। तो बेसिकली नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, एक मिनिमम प्रॉफिट होता है जो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर जब कोई प्रोडक्शन कर रहा है तो उससे उसको मिल रहा है। ठीक है, इट्स अ कंपनी सिचुएशन, तो ये कंपनी की एक ऐसी सिचुएशन होती है नॉर्मल प्रॉफिट की जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होता है। ठीक है, दिस मीन्स दैट द कंपनीज इकोनॉमिक प्रॉफिट इज जीरो। तो अगर नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है मतलब कंपनी का जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है जीरो है, लेकिन विच इज द मिनिमम अमाउंट नीडेड टू जस्टिफाई द बिजनेस कॉन्टिन्यूड ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल हम पेन बेचते हैं। ठीक है, तो वो जो पेन हमने बनाई है उसकी कॉस्ट क्या आई है, 10 रुपए, मतलब 10 रुपए में वो पेन बेचने लायक तैयार हुई है, बन के तैयार हुई है। ठीक है, लेकिन जब हम उसको सेल कर रहे हैं तो हमें सेल करने पर भी 10 रुपए ही मिल रहा है। ठीक है, मतलब उसकी कॉस्ट उसकी रेवेन्यू के बराबर हो गई है। तो ये सिचुएशन क्या कहलाएगी, नॉर्मल प्रॉफिट की कहलाएगी। ठीक है, चलिए आप समझते हैं रियल कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, तो रियल कॉस्ट इसके नाम से क्लियर है कि जो भी कॉस्ट लग रही है गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करने में वो क्या कहलाएगी, रियल कॉस्ट कहलाएगी। सॉरी, चलिए तो इट इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेज, तो सभी रिसोर्सेज में जो कॉस्ट लग रही है जो कि नॉट एम्प्लॉइंग दो, जिस रिसोर्स को हम एम्प्लॉय नहीं करते, जो हमारे अंडर नहीं आती, हम बाहर से लेके आ रहे हैं, जिसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, वो सब रियल कॉस्ट में आ जाती हैं। ठीक है, तो रियल कॉस्ट कैन ऑल्सो रिफर टू द पेन, सेक्रीफाइस, डिस्कम्फर्ट। रियल कॉस्ट में हमारा वो पेन, वो सेक्रीफाइस, वो डिस्कम्फर्ट भी आ जाता है जो कहीं ना कहीं कोई सर्विस या प्रोडक्शन कमोडिटी प्रोड्यूस करने में हम दे रहे हैं। ठीक है, जो टाइम हमारा लग रहा है, जो हमारी मेहनत लग रही है, वो सब रियल कॉस्ट में आ जाती है। मतलब मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों एफर्ट्स हमारे रियल कॉस्ट में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने अगर पहले की वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। चलिए एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम मॉडर्न इकोनॉमिस्ट की बात करें तो वो एक्सेप्ट नहीं करते इस कॉन्सेप्ट को कि मनी एंड रियल कॉस्ट एंड यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन देयर प्लेस। तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स का ये कहना है कि वो मनी कॉस्ट और रियल कॉस्ट को नहीं एक्सेप्ट करते, उनके हिसाब से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ही कॉन्सेप्ट है इनकी जगह पे। ठीक है, तो इसको हम अल्टरनेटिव कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम अल्टरनेटिव कॉस्ट, डिस्प्लेसमेंट कॉस्ट या ट्रांसफर अर्निंग या ट्रांसफर प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, इट इज द वैल्यू ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज फॉरगॉन व्हेन अ चॉइस इज मेड बिटवीन मल्टीपल ऑप्शंस। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 रुपए है, तो 10 रुपए में आपके पास दो ऑप्शन है कि आप या तो रेड पेन ले लो और या तो ब्लू पेन ले लो। ठीक है, तो दो ऑप्शन है हमारे पास, हम रेड या ब्लू दो में से कोई एक पेन लेते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हमने रेड पेन ले लिया और ब्लू पेन को छोड़ दिया। ठीक है, तो वो जो ब्लू पेन छोड़ दिया हमने वही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, मतलब एक बेस्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, चलिए इट्स अ वे टू एक्सप्रेस व्हाट इज सेक्रीफाइस। तो ये एक तरीका है जो हमें बताता है कि हमने क्या सेक्रीफाइस किया क्या लेने के लिए। ठीक है, तो हमने रेड पेन ले लिया तो ब्लू पेन को हमने सेक्रीफाइस किया, तो वही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई स्पेंड $5 ऑन रेंटिंग अ मूवी, तो एक मूवी को रेंट करने के लिए हमने $5 स्पेंड किया है। आई कैन नो लॉन्गर यूज दैट सेम रिसोर्स, तो उस $5 को अब हम कहीं और यूज नहीं कर सकते हैं कुछ और खरीदने के लिए, लाइक स्नैक्स और कंफर्टेबल ब्लैंकेट। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने मूवी को रेंट करने के लिए ऑलरेडी उसको परचेस कर लिया है। ठीक है, तो यही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ठीक है, चलिए अब इसके इंपॉर्टेंस को समझते हैं।
तो ये रिसोर्स को एलोकेट करने में हमारी मदद करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हेल्प्स पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन मेड द मोस्ट इफिशिएंट यूज ऑफ देयर लिमिटेड रिसोर्सेज। तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें ये बताती है कि ये जो 5 रुपए हमारे पास है, इससे हम क्या और बेस्ट चीज ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारे टाइम, मनी और लेबर को भी कहीं ना कहीं बचाती है, ठीक है। ये हमारी मदद करती है डिसीजन मेकिंग में, ये हमारी मदद करती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में कि हम कैसे एक स्ट्रेटेजी बनाएं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी मदद करती है कि टॉप लेवल मैनेजर्स कैसे एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले अपनी वैल्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम इसकी मदद से नेशनल प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके कुछ लिमिटेशंस देखते हैं। तो लिमिटेशंस की बात करें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव अप्रोच है, ठीक है। ये केवल एक्सप्लिसिट कॉस्ट को कंसीडर करती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट को कंसीडर नहीं करती, क्योंकि इसमें हम केवल मॉनेटरी वैल्यू की बात करते हैं, नॉन मॉनेटरी की बात नहीं करते। तो कहीं ना कहीं ये भी एक लिमिटेशन है। इट डज नॉट कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो वही बात हो गई, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करती है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द फैक्ट दैट द वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस ओवर टाइम। तो वैल्यू जो है मनी की वो टाइम के हिसाब से चेंज हो जाती है ना। अब जो चीज पहले 10 रुपए में मिल जाती थी, आज वो 100 रुपए में मिल रही है। तो यही क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, जिसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसीडर नहीं करती है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन है, ठीक है। चलिए अब अगली कॉस्ट है हमारी अकाउंटिंग कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट। तो चलिए हम दोनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं। तो अगर हम नाम से ही समझने की कोशिश करें तो अकाउंटिंग कॉस्ट जो हम अकाउंटिंग में कैलकुलेट करते हैं वो हमारी अकाउंटिंग कॉस्ट कहलाती है, लेकिन जो इकोनॉमिक कॉस्ट होती है वो पूरी हमारी इकोनॉमी से जुड़ी हुई होती है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कॉस्ट ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है एज कंपेयर टू अकाउंटिंग कॉस्ट, ठीक है। क्योंकि ये तो खाली अकाउंटिंग की बात कर रही है, लेकिन इकोनॉमिक कॉस्ट हमारी पूरी ओवरऑल इकोनॉमी की बात कर रही है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इट गिव्स मोर इम्पोर्टेंट टू मॉनेटरी कॉस्ट। तो सीधी सी बात है, अकाउंटिंग में हम केवल मनी टर्म्स को कंसीडर करते हैं, तो ये केवल मॉनेटरी कॉस्ट को इंपॉर्टेंस देती है। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करें तो ये मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बोथ कॉस्ट को सिमिलर इंपॉर्टेंस देती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की तरफ अगर हम चले तो मेनली अकाउंटेंट कीप्स रिकॉर्ड फॉर एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो अगर अकाउंटिंग कॉस्ट की बात करें तो उसमें केवल अकाउंटेंट एक्सप्लिसिट कॉस्ट का रिकॉर्ड रखता है, लेकिन जो है इकोनॉमिस्ट वो दोनों को कंसीडर करता है, इम्प्लिसिट को भी और एक्सप्लिसिट को भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट इज गिवन मोर इम्पोर्टेंट इन अकाउंटिंग बुक्स। तो अकाउंटिंग बुक्स में हम हिस्टोरिकल कॉस्ट या पास्ट के बेसिस पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देखते हैं। हम पास्ट के बेसिस पे ही चीजों को कंसीडर करते हैं या कॉस्ट को डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स कॉस्ट की बात करें तो इकोनॉमिस्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट को, ठीक है। लास्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें तो दे आर कंपेरेटिवली लेस यूज्ड इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। तो अकाउंटिंग कॉस्ट को हम लेस यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग में एज कंपेयर टू इकोनॉमिक कॉस्ट, ठीक है। मेन बेसिस फॉर मैनेजरियल डिसीजन आर इकोनॉमिक कॉस्ट। तो अगर मैनेजरियल डिसीजन लेना है तो उनका मेन बेसिस इकोनॉमिक कॉस्ट होता है, ठीक है। वो इकोनॉमिक कॉस्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कंपेयर टू अकाउंटिंग कॉस्ट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट एनालिसिस इन डिसीजन मेकिंग। तो ये जो हमने अलग अलग टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़ी या हम कॉस्ट का एनालिसिस पढ़ रहे हैं, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है डिसीजन मेकिंग में, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हमें किसी गुड्स का जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका प्राइस डिटरमाइन करना है तो उसके लिए हमें कॉस्ट का एनालिसिस करना जरूरी है। बिना कॉस्ट का एनालिसिस किए हम किसी गुड्स का एक परफेक्ट प्राइस डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहला एडवांटेज तो यही हो गया। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, इट इज नेसेसरी फॉर वेरियस इंटरनल कंट्रोल लाइक बजट कंट्रोल एंड कॉस्ट कंट्रोल। तो कॉस्ट का एनालिसिस कहीं ना कहीं हमारी बजट को कंट्रोल करने में या कॉस्ट को कंट्रोल करने में मदद करता है। बिना कॉस्ट एनालिसिस के हम ये सारी चीजें नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो कॉस्ट मेजरमेंट इज मेन बेसिस। कॉस्ट का मेजरमेंट करना हमारा मेन बेसिस है प्रॉफिट को मेजर करने का फर्म का, ठीक है। क्योंकि बिकॉज प्रॉफिट इज एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड रेवेन्यू। प्रॉफिट कैसे निकलता है, हम अपनी कॉस्ट में से रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकल के आता है। तो बिना कॉस्ट के एनालिसिस किए हम कैसे अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए भी हमें कॉस्ट का मेजरमेंट करना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, रीजन फॉर प्रॉफिट एंड और लॉस कैन बी नोन ओनली बाय कॉस्ट एनालिसिस। तो कॉस्ट का एनालिसिस करके ही हम अपने प्रॉफिट या लॉस को जान सकते हैं, ठीक है।
और ये कहीं ना कहीं हमारी मदद करता है डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्स पॉलिसी की, हमें सेल्स की पॉलिसी कैसे रखनी है, कॉस्ट का एनालिसिस करके हम ये चीजें जान पाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कहीं ना कहीं कॉस्ट बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, यानी कोई भी कॉस्ट डिसाइड करने से पहले हमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, साइज ऑफ द प्लांट, कि हमारा साइज क्या है बिजनेस का। ठीक है, देयर इज अ मिनिमम कॉस्ट साइज फॉर ईच प्रोडक्ट लेवल, हमारा प्रोडक्ट कितने का साइज क्या है इसके हिसाब से हम उसकी कॉस्ट निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट है हमारे इंटरनल फैक्टर्स, जैसे कि प्रोडक्शन की इफिशियंसी, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी क्वालिटी, उसका यूटिलाइजेशन, इस पे भी कहीं ना कहीं हम अपनी कॉस्ट को निर्धारित करते हैं। अब कुछ है एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कि मार्केट की डिमांड क्या चल रही है, कंपटीशन लेवल कैसा चल रहा है, इन्फ्लेशन की क्या सिचुएशन है, हमें ये सारी चीजें भी ध्यान में रखना पड़ता है जब हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्राइस ऑफ इनपुट, हमने जो इनपुट लगाया है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो यूज किए हैं, उनकी कॉस्ट को हम ध्यान में रख के ही अपनी कॉस्ट लगाते हैं। पता चले हम कोई सामान बेच रहे हैं 10 रुपए में और उसको बनाने में लग गया 20 रुपए, तो ये चीज भी नहीं ठीक है ना। तो हमने कितना इनपुट लगाया है ये भी जरूरी है, हमें ये भी ध्यान में रखना है किसी भी कॉस्ट को निर्धारित करने से पहले। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है हमारा इफिशियंसी, हमारी इफिशियंसी कैसी है इन अ फर्म वेयर मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज आर हाईली इफिशियंट, जहाँ पे मैनेजर्स और एम्प्लॉयज ज्यादा इफिशियंट है तो उनकी कॉस्ट पर यूनिट लेस रहेगी। अब सीधी सी बात है, एक व्यक्ति जो है किसी प्रोडक्ट को एक दिन में 10 ठो बनाता है और अगला व्यक्ति वही प्रोडक्ट एक दिन में 5 ठो बनाता है। ठीक है, तो जो 5 ठो बनाएगा उसको कॉस्ट ज्यादा रखनी पड़ेगी, जो 10 ठो बनाएगा उसकी कॉस्ट लेस हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ क्वांटिटीज ज्यादा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इफिशियंट वर्क कर रहा है वो। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं जो हमें कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ता है। तो आई होप आपको कॉस्ट एनालिसिस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल @commerce by हर्षिता पर सेंड कर दूंगी, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट बेनिफिट उठा सके। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।